व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलबी वाला पे आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया का एक्सेप्शन। इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्या देख चुके हैं, वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया किसे कहते हैं और वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया का इसेंशियल हम लोग पिछले वीडियो में प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं और समझ चुके हैं। जिन्होंने भी इसके पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो जाके पहले वो वीडियो देख ले ताकि उसको आज का टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आए। और एक बात, जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, मुझे सपोर्ट करे और मेरे वीडियो को शेयर करे ताकि मुझे मोटिवेट मिले कि मैं दूसरा वीडियो और अच्छी तरीके से तुम लोग के लिए बना सकूं। ठीक है ना। तो इसी के साथ हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चलो आज हम लोग समझेंगे एक्सेप्शन क्या है नॉन वॉलेंटी नॉन फिट इंजुरिया का। तो एक्सेप्शन, सपोज पहले मैं तुम लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, ठीक है ना। सपोज देख लो बोर्ड पे सब कोई, सपोज प्लेंटिफ, ये है प्लेंटिफ, ये प्लेंटिफ है और ये है डिफेंडेंट, ये है डिफेंडेंट, ठीक है ना, ये है डिफेंडेंट। अब क्या होता है, ये जो प्लेंटिफ है ये क्या करता है, डिफेंडेंट के ऊपर केस करता है, यानी कि सिविल सूट फाइल करता है कोर्ट पे, ठीक है ना। तो जब प्लेंटिफ इसके ऊपर केस फाइल करता है, ठीक है ना, तब डिफेंडेंट क्या करता है, प्लेंटिफ केस फाइल करने जब डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल कर देता है, उसके बाद डिफेंडेंट क्या करता है, खुद को बचाने के लिए कोर्ट में क्या बोलता है कि माय ऑनर और माय लॉर्ड्स, कि जो प्लेंटिफ को जो लॉस या इंजुरी आया वो उसके कंसेंट देने के वजह से ही आया। तो इसीलिए प्लेंटिफ को जो लॉस या इंजुरी और डैमेज हुआ उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि प्लेंटिफ क्या किया था, प्लेंटिफ ने अपना कंसेंट दिया था उस लॉस को या डैमेज या इंजुरी को बियर करने के लिए। तो इस जगह पे मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता है और वो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस का हेल्प लेता है कोर्ट के सामने। तो क्या होता है उस टाइम कोर्ट क्या बोलता है डिफेंडेंट को कि मैं माना प्लेंटिफ का कंसेंट था उस जगह पे, मैं माना प्लेंटिफ का कंसेंट था और वो कंसेंट एक्सप्रेस कंसेंट भी हो सकता है और वो कंसेंट इंप्लाइड कंसेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने मान लिया, जज साहब ने बोला कि मैंने मान लिया कि प्लेंटिफ का कंसेंट था, उसमें प्लेंटिफ का कंसेंट रहते हुए भी डिफेंडेंट को लाइबल किया गया। प्लेंटिफ का कंसेंट रहते हुए भी डिफेंडेंट को कोर्ट ने क्या किया, लाइबल किया। तो इसी लाइबिलिटी, मतलब कोर्ट ने जो डिफेंडेंट को लाइबल किया प्लेंटिफ का कंसेंट रहते हुए भी, मतलब वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का एक्सेप्शन, प्लेंटिफ का कंसेंट रहते हुए भी डिफेंडेंट को कोर्ट ने लाइबल किया। तो वो कौन कौन से केस है जहां पे प्लेंटिफ का कंसेंट अगर रहता भी है फिर भी डिफेंडेंट को लाइबल ठहराया जाता है। तो उसी एक्सेप्शन को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलो वो एक्सेप्शन हम लोग आज देखते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया ना। अब हम लोग एक्सेप्शन को देखते हैं, वो कौन सा एक्सेप्शन है, ठीक है ना। चलो अब मैं इसको मिटाता हूं। जो पहला एक्सेप्शन है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का, जिसमें जिसमें तुम्हारा प्लेंटिफ का कंसेंट रहते हुए भी डिफेंडेंट को लाइबल ठहराया जाता है। तो पहला जो एक्सेप्शन है वो हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्क्यू केसेस। रेस्क्यू केसेस, जब रेस्क्यू केसेस होता है तो उसमें अगर प्लेंटिफ का कंसेंट रहता भी है
फिर भी वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस डिफेंडेंट को नहीं मिलता है, फिर भी उसको लाइबल ठहराया जाता है कोर्ट में। तो वो पहला एक्सेप्शन क्या है? रेस्क्यू केसेस। इसको हम लोग समझेंगे एक बेहतरीन केस लॉ के साथ। वो केस लॉ में इधर लिखता हूं, वो केस लॉ क्या है? हैंस वर्सेस हार्डवुड। हैंस वर्सेस हार्डवुड, ये जो केस लॉ है, इसके माध्यम से हम लोग रेस्क्यू केसेस को समझेंगे। तो हैंस वर्सेस हार्डवुड के केस में क्या हुआ? एक स्ट्रीट था, उस स्ट्रीट के किनारे दो हॉर्स को उसके मालिक ने उसको खड़ा करके, मालिक कहीं काम करने के लिए गया, हॉर्स को ऐसे ही खड़ा कर दिया स्ट्रीट के किनारे। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो उसी स्ट्रीट के ऑपोजिट में कुछ बच्चे वहां पे खेल रहे थे। तो उस बच्चों के ध्यान जब उस घोड़े पर गया, यानी कि हॉर्स पर गया, तो उन लोग ने क्या करना स्टार्ट किया? उन लोग ने कुछ पत्थर उठा के उस हॉर्स के ऊपर फेंकने लगा। आ गया समझ में? वो बच्चों ने क्या किया? जब हॉर्स को देखा, उधर हॉर्स एक दो हॉर्स खड़ा है, तो उन्होंने 4-5 पत्थर उठाया और उस हॉर्स के ऊपर फेंकने लगा। ठीक है, तो हॉर्स को ऊपर फेंकने के बाद वो हॉर्स क्या किया? स्ट्रेट भागने लगा। हॉर्स ने क्या किया? पूरा सीधा भागने लगा। अब जब हॉर्स सीधा भागने लगा, तब कुछ दूरी आगे एक चिल्ड्रन और एक महिला, मतलब उस चिल्ड्रन का मम्मी, उस रास्ते से जा रहा था और हॉर्स तेजी रफ्तार से वो लड़की और महिला के तरफ भाग रहा था। तो उसी जगह पे एक पुलिसमैन भी ड्यूटी कर रहा हो रहा था, ट्रैफिक का ड्यूटी कर रहा हुआ था उस, मतलब चौके पर, चौकाई पर। ठीक है ना? तो जो पुलिस कांस्टेबल था, उसका ध्यान कहाँ गया? उस हॉर्स की तरफ, कि हाँ, वो हॉर्स उस महिला और बच्चे की तरफ बहुत तेजी से आ रहे हैं। तो उस पुलिस वाले ने क्या किया? वो पुलिस वाले उन महिला और बच्चे को बचाने के लिए वो खुद हॉर्स के ऊपर जंप लगा दिया, ताकि हॉर्स उस बच्चे और महिला को कुछ इंजरी ना पहुंचा पाए। तो उसके चलते पुलिस वाले को बहुत ही इंजरी आया। ठीक है ना? तो जब इंजरी आया पुलिस वाले को, तब पुलिस वाले ने क्या किया? तब पुलिस वाले ने क्या किया? उस मालिक पर केस फाइल कर दिया, उस मालिक पर सूट फाइल कर दिया, घोड़े के मालिक पर। ठीक है ना? और उस जगह पे जो घोड़े का मालिक था, जो घोड़े का ओनर था, मतलब घोड़ा जिसका था, मालिक था, वो मालिक कोर्ट में क्या बोलता है? वो जो मालिक था, हार्डवुड जो मालिक था, वो मालिक क्या करता है? कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाके वो क्या करता है? जब कोर्ट में उसको बुलाया जाता है एज ए डिफेंडेंट, प्लेंटिफ तो पुलिस वाला बन गया, यहाँ पे पुलिस वाला सूट फाइल करता है, तो पुलिस वालों को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेंटिफ। और जो हमारा जो मालिक है, जो हॉर्स का मालिक है, यानी कि जो हॉर्स का ओनर है, वो बन जाएगा डिफेंडेंट, क्योंकि उसके अगेंस्ट सूट फाइल हुआ है। तो इस केस में क्या करता है ये जो मालिक है? वो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का जनरल डिफेंस का हेल्प लेता है। जो डिफेंडेंट यानी कि जो घोड़े का मालिक है, वो कोर्ट में क्या करता है? खुद को सेफ करने के लिए उस जगह पे वो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का जनरल डिफेंस का हेल्प लेता है। तो उस जगह पे क्या होता है? उस सिचुएशन में, उस केस में क्या होता है कि जज साहब क्या बोलते हैं? हमारे जो उस सिविल कोर्ट में जो जज साहब थे, उन्होंने बोलता है कि नहीं, तुमको वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस नहीं मिल सकता है। क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि ये रेस्क्यू केसेस का मामला है, केस है। वो पुलिसमैन का कंसेंट था, हम लोगों ने माना। जज साहब क्या बोले कि हाँ, हमने माना कि पुलिस का जो पुलिस कांस्टेबल था, उसका खुद का कंसेंट था, उसको कूदने के लिए किसी किसी ने फोर्स नहीं किया था कि तुम कूदो भाई, कूद के तुम उस बच्चे और महिला को इंजरी से सेव करो। उसको कोई बोला था? क्यों फोर्स किया था? नहीं किया था। वो पुलिसमैन खुद की इच्छा से, खुद की कंसेंट से वहां पे घोड़े के ऊपर कूद गया और उसके वजह से उसको इंजरी भी आया, हाथ पैर छिल गए। तो कोर्ट ने बोला क्या कि हाँ, मैंने मान लिया, जो पुलिस कांस्टेबल था उसका कंसेंट था, लेकिन वो कंसेंट किस लिए था? रेस्क्यू केसेस के लिए था।
वो किसी को बचाने के लिए कूद पड़ा, ठीक है ना। तो उस केस में क्या होता है पता है, इसलिए रेस्क्यू केस में वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस नहीं मिलता है। यही है फर्स्ट एक्सेप्शन ऑफ वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया, कि रेस्क्यू का जितना भी केसेस है उसमें आप वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरी का डिफेंस अगर लेते भी हो तो तुमको वहां पे लाइबल कर दिया जाएगा कोर्ट की तरफ से कि हाँ तुम भाई प्लेंटिफ को कंपेंसेशन दे दो, सीधी बात है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड जो एक्सेप्शन है वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का। यहां तक सबको समझ में आ गया? जो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं भाई वो मेरा वीडियो को लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, ताकि इससे कि मुझे मोटिवेट मिलता है कि मैं तुम लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो ला सकूं अच्छी तरीके से, ताकि तुम लोग को जितने भी बीएलएलबी वाले स्टूडेंट है उसको कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो। सॉरी। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का सेकंड जो एक्सेप्शन है हम लोग उस पर चलते हैं। ये वाला केस लॉ सबको क्लियर? ये वाला जो पहला जो एक्सेप्शन है वो भी सबको क्लियर? मुझे कमेंट पे बताना ताकि मुझे समझ में आए, हाँ भाई तुम लोग को समझ में आ रहा है। चलो मैं इसको मिटाता हूं अभी दोस्तों। सेकंड हमारा जो एक्सेप्शन है उसमें चलते हैं हम लोग। जो सेकंड एक्सेप्शन है ना वो है ग्रॉस नेग्लिजेंस। वो क्या है? ग्रॉस ग्रॉस नेग्लिजेंस। सेकंड जो एक्सेप्शन है हमारा वो है ग्रॉस नेग्लिजेंस। ग्रॉस नेग्लिजेंस। अब इसको हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। चलो मैं तुमको एक जो कल एक डॉक्टर पेशेंट वाला जो मैं एग्जांपल दिया था पिछले वीडियो में, जहां पे मैं वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का मीनिंग समझा रहा था और इसेंशियल समझा रहा था, आज ही मैं वो एग्जांपल तुम लोग को बताता हूँ ग्रॉस नेग्लिजेंस को समझने के लिए। सपोज क्या होता है, एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है क्या करने के लिए? अपना गॉल ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेशन सर्जरी कर मतलब कराने के लिए वो गया। डॉक्टर ने क्या किया, उससे एक फॉर्म फिलअप करवा लिया, कंसेंट। वो जो तुम फॉर्म बॉन्ड बोलते हैं, बहुत जगह में उसको बॉन्ड बोलते हैं कि हाँ अगर सर्जरी करने से तुम्हारा मौत भी हो जाता है, अगर कुछ तुमको इंजरी या लॉस पहुंचता है तो उसमें मेरी कोई जिम्मे मतलब मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। आपको एक फॉर्म पे वो लोग फिलअप करा के साइन करा लेते हैं, वही है कॉन्सेंट। अगर इसके बाद अगर तुम डॉक्टर के ऊपर अगर तुमको कुछ लॉस या इंजरी पहुंचता है, उस फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर तुमको सर्जरी कराने के टाइम कुछ लॉस या डैमेज या इंजरी पहुंचता है, अगर तुम सूट फाइल करते हो डॉक्टर के अगेंस्ट, तो वो डॉक्टर क्या करता है, वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया का जेन्युइन डिफेंस लेता है कोर्ट में, खुद को सेव करने के लिए उस जगह पे कि सर मैं पेशेंट का कंसेंट लिया था, यानी कि पेशेंट ने एक्सप्रेस कंसेंट मुझे दिया, रिटर्न रिटर्न में तुम लोग लिखो तो एक्सप्रेस कंसेंट पेशेंट ने मुझे दिया है, तो इस केस में मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं, क्योंकि वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया उसको सेव कर देता है जनरल डिफेंस का अप्लाई करने से। तो अगर तुम उसको, जो मैं अभी बात बोल रहा था कि गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन कराने के लिए तुम डॉक्टर के पास गए, तुम भाई फॉर्म में फिलअप कर दिए हाँ भाई मैं कोई रिस्पॉन्सिबल आपका नहीं है, मैं आपको कंसेंट देता हूं। तो कंसेंट देने के बाद अगर तुमको बाद में पता चलता है कि तुम गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने के लिए गए लेकिन डॉक्टर ने तुमको किडनी का ऑपरेशन करवा दिया, उस जगह में डॉक्टर का क्या हुआ? कंसेंट तो तुमने दिया था किसके लिए भाई? गॉल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन कराने के लिए तुमने कंसेंट दिया था, तो उसने क्या कर दिया, उसने किडनी का ऑपरेशन करा दिया। तो इस जगह पे क्या हुआ उसका? ग्रॉस नेग्लिजेंस। अगर उस जगह में कोर्ट में वो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजरी का डिनाइल डिफेंस के लिए मतलब सेफ के लिए हेल्प लेता है तो उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे उसका नेग्लिजेंस था, और छोटा मोटा नेग्लिजेंस नहीं, ग्रॉस नेग्लिजेंस भाई। आ गया समझ में? ऐसा नहीं है कि तुम कंसेंट दे दिए, मैं माना तुम कंसेंट दिए, तो किसके लिए कंसेंट दिए भाई? तुम तो कंसेंट दिए गॉल ब्लैडर स्टोन का सर्जरी कराने के लिए, तो उसको गॉल ब्लैडर सर्जरी करना था। अगर उसमें कुछ इंजरी लॉस हुआ तो दैट सिचुएशन डॉक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। इन दैट केस डॉक्टर विल हेल्प द नॉन वॉलेंटरी नॉट नॉन वॉलेंटरी नॉन फिट इंजुरिया, वो ले सकता है कोर्ट में।
लेकिन वो गॉल ब्लैडर की जगह किडनी का ऑपरेशन करा दिया, तो उस जगह पे वो नहीं बोल सकता है कि पेशेंट का कंसेंट था, उस जगह पे तुम्हारा नेग्लिजेंस था, तुमको गॉल ब्लैडर करना था, तुमने किडनी किया। क्लियर सबको? तो यही था ग्रॉस नेग्लिजेंस। मतलब तुम अपना एक ईएनटी के पास गए, ईएनटी सर्जन के पास, कि मेरा इस कान का ऑपरेशन कर दो, राइट कान का, लेकिन उसने क्या कर दिया, लेफ्ट कान का कर दिया। तुमने कंसेंट दिया था राइट का मतलब ईयर का मतलब सर्जरी करने के लिए, लेकिन उसने लेफ्ट ईयर का कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, नेग्लिजेंस, ग्रॉस नेग्लिजेंस। तुमने दिया कंसेंट एक का, लेकिन उसने कर दिया दूसरा का। क्यों किया भाई? नेग्लिजेंस की वजह से किया, नेग्लिजेंस था उसका वर्क में। तो उस केस में उसको नॉट वॉलंटी मतलब वॉलंटी नॉट फिट इंजुरी का डिफेंस नहीं मिलेगा। क्लियर सबको भाई? ग्रॉस नेग्लिजेंस क्लियर? तो यही था हमारा नॉन वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया, सॉरी मैं बार बार नॉन वॉलंटी कर रहा था, वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया का एक्सेप्शन। पहला क्या था, रेस्क्यू केसेस में आप डिफेंडेंट नॉन वॉलंटी, फिर से नॉन वॉलंटी यार, तो वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया का पहला एक्सेप्शन क्या था, रेस्क्यू केसेस जहां पे डिफेंडेंट वॉलंटी नॉन फिट इंजुरिया का डिफेंस नहीं ले सकता है, और दूसरा ग्रॉस नेग्लिजेंस वाला केस में नहीं ले सकता है। जैसे मैंने डॉक्टर का पेशेंट का एग्जांपल दिया, रेस्क्यू केसेस में हम लोग हैंड्स और हार्टवुड का केस लॉ देखे। तो मुझे लगता है यह तक सबको समझ में आ गया। तो इसी के साथ एक्सेप्शन भी खत्म होता है, और हमारा जो जनरल डिफेंस अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट का जो पहला जनरल डिफेंस है, वो आज इस वीडियो के साथ खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लौटेंगे किसके साथ, सेकंड जो जनरल डिफेंस है अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट इनएविटेबल एक्सीडेंट, उसके साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी लौटेंगे। थैंक यू सो मच।